तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा क्वेश्चन करें? हाँ चलो, एक नीट 2017 का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिया हुआ है स्टूडेंट्स। 5 x coordinate is 5t minus 2t square and y coordinate is 10t. ठीक है, particles x and y coordinates are given as follows. तुम्हें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। स्टार्ट करो बनाना। तुम्हारे 4 ऑप्शंस हैं। पहला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा -8 मीटर per second square, and the last option is 0. Try to solve it correct and tell me what is the answer. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अलग अलग दिया हुआ है। दोनों ही किसके फंक्शन है स्टूडेंट्स? टाइम के फंक्शन है। तो तुम्हें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। अब सोचो। सर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -4 आ रहा है, ओके। बी बी आ रहा है, सबसे नहीं हुआ राइट। चलो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन शायद तुमने पहले ना किया हो किसी लोगों ने। तो भाई यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? dx/dt, जिसको तुम क्या बोलते हो? वेलोसिटी का x कंपोनेंट, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 - 4t। सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूं मैं, मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ये लिखेंगे? dvx/dt। क्या ये एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट होगा? बिल्कुल होगा। विच विल कम आउट टू बी हाउ मच स्टूडेंट्स? -4। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 5 का डिफरेंशिएशन 0, -4t का -4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? नो सर। x कोऑर्डिनेट ध्यान से समझो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। x and y both are separately functions of time. तो विल डिफरेंशिएट x and y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। सिमिलरली अब y को डिफरेंशिएट करोगे आप तो dy/dt which is the y component of velocity, so it will come out to be 10। लेकिन अभी काम नहीं हुआ है, अभी तुमने वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना है। तुम्हें एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा ताकि एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आए, और 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा स्टूडेंट्स? 0। अब टोटल एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है -4 और y कंपोनेंट है 0, मतलब y कंपोनेंट है ही नहीं। तो टोटल एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू -4। जिसने आंसर दिया था करेक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग? हाँ चलो, एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें एम्स 2015 का। ध्यान से सुनना, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, समझाऊंगा क्वेश्चन। अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। चलो ये शिप है ए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है एक्चुअली। वेस्ट जा रहा है, वेस्ट ये डायरेक्शन है, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, मतलब इससे साउथ नीचे होता है राइट। तो 100 किलोमीटर दूर था इस शिप से एक दूसरा शिप, जिसको इसने बोला है शिप बी। तो हियर इज शिप बी, दिस इज माय शिप बी। और ये किधर जा रहा है देखो, शिप बी इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ अगेन 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसने पूछा है द टाइम आफ्टर विच, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूँ, छोड़ो। फाइंड द टाइम after which the distance between them is shortest. The distance between ship A and ship B is shortest. क्या ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसा क्वेश्चन है? जैसा क्या वही है ना? यस सर। यस सर। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम डिस्टेंस, करेक्ट। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट सेपरेशन निकालना पड़ेगा ना?
Yes, sir. चलो मैं तुम्हें रिकैप कराता हूँ कैसे किया था। मैंने बोला था कि भाई जब भी दो बॉडी मूव कर रहे हो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के एक को रेस्ट पे ले आओ। तो तुम किसे रेस्ट पे लाना चाहते हो? ए को ले आए रेस्ट पे। फिर से समझो, रिवाइज हो जाएगा उस दिन का कॉन्सेप्ट। तो ए को रेस्ट पे लाने के लिए ए लेफ्ट साइड जा रहा है 10 से, तो राइट साइड अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो 10 10 कैंसल हो जाएंगे एंड ए विल कम एट रेस्ट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. व्हाटएवर जो भी काम तुमने ए में किया है रेस्ट पे लाने के लिए एग्जैक्टली वही बी पे भी करो। तो ए पे मैंने क्या किया है, ए पे राइट साइड ऐड किया है 10, तो बी में भी राइट साइड ऐड करूंगा 10। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है, ए की वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 0। 0 हो गया ना? हुआ कि नहीं? Yes, sir. हाँ हुआ ना? Yes, sir. और बी की वेलोसिटी अब नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है। अब बी के पास दो कंपोनेंट हैं, एक ऊपर की तरफ 10 और एक इधर 10। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या रिजल्टेंट इधर होगा और कितना होगा जल्दी बोलो। 10√2. ये आंसर सबसे आना चाहिए, वेक्टर पे काफी मेहनत किया है हमने। 10√2। और ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 45 degree. 45. 5 डिग्री। तो अब सबसे पहले हम क्लोजेस्ट अप्रोच, इन दोनों के बीच जो क्लोजेस्ट सेपरेशन होगा वो निकाल लेते हैं। भाई अब शिप ए तो मूव ही नहीं कर रहा है, शिप बी इस स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगा ना स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? इज दिस डी द मिनिमम डिस्टेंस फॉर अस? Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो इसने ये पूछा है कि अगर t इक्वल टू 0 पे सिस्टम स्टार्ट हुआ है, मतलब ये जो डायग्राम है ये t इक्वल टू 0 है, तो कितने टाइम बाद इन दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा? मान लो t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे यही तो है मिनिमम पॉइंट, मिनिमम सेपरेशन पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो t टाइम लगा, तो मुझे एक्चुअली ये टाइम निकालना है जितने टाइम में b इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? है ना? Yes, sir. तो Yes, ये sir. भाई क्या हमें ये डिस्टेंस मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तुम सोचो ये डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, कितना है? 100, और ये एंगल है 45। तो ये कितना होगा जल्दी बोलो, सभी का आंसर एक साथ आना चाहिए। व्हाट इज दिस लेंथ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल? 100 cos 45 degree. 100 cos 45। Yes, sir. ठीक, अगर नहीं समझ में आता है तो इसमें cos थीटा लिख लो, समझ में आ जाएगा। तो 100 cos 45 इज हाउ मच? ये डिस्टेंस आ गया 100√2, नहीं 100 बाय रूट 50√2. 100 बाय √2 और 50√2। चलो ये लिख दिया। अच्छा इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 10√2। तो क्या टाइम निकालना है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो डिस्टेंस इज 100 बाय √2 एंड स्पीड इज 10√2। √2 बन गया 2, 10 10 कट गया, आंसर आया 5 आवर्स। कितना आया? कौन सा ऑप्शन है देखने दो। 5 आवर्स, ऑप्शन डी है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बट हम रिलेटिव मोशन के हेल्प से काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, No, sir. sir. चलो नेक्स्ट No, क्वेश्चन। sir. बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये प्रीवियस नीट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, एक डायग्राम दिया है तुम्हें। There you go. This is the diagram. The ball is going like this. तो अब ये पॉइंट को ए बोला क्वेश्चन में, और ये पॉइंट जहाँ पे ग्राउंड को हिट कर रहा है वो बी बोला। तो इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ कोर्स। तो इसने क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। इसमें मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा तुम्हें, तुम तुरंत आंसर दोगे। वेलोसिटी ऑफ द सेम प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाउ मच? जल्दी बोलो।
ए पॉइंट पे दिया हुआ है, बी पॉइंट पे बताना है, नो 2 ऑप्शन। I cap minus 3 J cap. बहुत अच्छे, 2i कैप माइनस 3j कैप। इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन है तो तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या, एक बात तो कॉमन सेंस से पता चलता है कि टोटल नेट स्पीड सेम रहेगा, राइट। अगर तुमने यहाँ पे 100 से फेंका है तो ग्राउंड पे हिट करते वक्त उसकी स्पीड 100 ही होगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने तुम्हें कई बार बताया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन नेवर चेंजेस, करेक्ट है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी पे है वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए पे भी होगा। तो ए पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है स्टूडेंट्स, 2। तो बी पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 2i, करेक्ट, 2i, नो चेंज व्हाटसोएवर। अब रही वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, जे कैप के अलॉन्ग 3। तो भाई यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। क्या बात है, एनीवन हैज एनी Yes, कंफ्यूजन, sir. No, sir. नहीं आया। बोलो बोलो, देख लो एक बार ठीक से। हम भी कर रहे हैं। Is that clear to everyone? सब समझ गए? Yes, sir. Yes, चलो sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो जो जो फॉर्मेट मैंने बताया है वही फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आएंगे, हर साल आते हैं, अच्छे से उनको समझ लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये लो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नीट में रिपीटेड है, एम्स में आया हुआ है, लेकिन बहुत इजी है। पूछता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जल्दी बताओ मुझे, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 30 सेकंड्स में आंसर चाहिए इसका मुझे। r इक्वल टू h, फाइंड थीटा। 45 degree. नहीं, ठीक से करो। चलो ऑप्शन देता हूँ। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। सर बी ऑप्शन। Sub B option. सबका बी आ रहा है क्या? Yes, sir. सिंपल है यार, रेंज को इक्वल हाँ कर दो ना sir. फार्मूले के। रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा को मैं लिखता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा, बाय जी इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। कंफ्यूज मत होना, 2 होता है यहाँ, सॉरी 2 कैंसिल नहीं होगा, g कैंसिल होगा। सो g गेट्स कैंसल्ड। नाउ दिस साइन थीटा और स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल। आप यहाँ देखो एक साइन थीटा है, यहाँ पे एक कॉस थीटा है, कॉस थीटा को इधर लाओगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, 2 को इधर लाओगे 2 into 2 इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 आंसर। ठीक है, Yes, sir. तो इस रिजल्ट को याद भी रख लेने में कोई बुराई नहीं है। tan इनवर्स 4 के लिए रेंज और हाइट सेम होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या था मतलब, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। स्टेटमेंट, देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन स्टूडेंट्स which is fired at an angle of 45 degree. It's again a previous JEE mains question है।
with the horizontal elevation angle of the projectile. यहाँ देखो क्या फाइंड करना है, मैं लिखता हूँ elevation angle of the projectile as seen from एक मिनट of the projectile at its highest point as seen from point of projection. ठीक से स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर ला सकते हो. नॉट गिविंग एनी ऑप्शन फॉर दिस वन. ठीक से स्टेटमेंट पढ़ो, एलिवेशन एंगल सोचो क्या होता है, समझ में आ जाएगा. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है, कोई बात नहीं, सोच के बनाओ आराम से. इट्स नॉट दैट इजी है ना. चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ तुम्हें, है ना, एलिवेशन एंगल क्या होता है. पहले देखो कि कहाँ से निकालना है, किस पॉइंट पे इंसान देख रहा है. एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब तुम यहाँ पे बैठे हो और तुम्हें एलिवेशन एंगल किस पॉइंट का निकालना है, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक डॉट बनाओ और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो ऐसे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. अब ये जो एंगल है ना स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं एलिवेशन एंगल. ये क्या बन गया, 1 सेकेंड. दिस इज व्हाट यू कॉल एलिवेशन एंगल. इसको हम फाई से डिनोट करते हैं. और ये जो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, मैंने 45 जो लिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंफ्यूज मत होना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टाइल का एंगल है. और एंगल ऑफ एविएशन एलिवेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ स्ट्रेट लाइन का एंगल. तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसको मैं 45 डिग्री की जगह क्या करने वाला हूँ कि थीटा से डिनोट कर देता हूँ. रीजन ये है कि हमारा फाई और थीटा में एक रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को मैं तुम्हें याद करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि हर बार ये काफी लंबा होगा कैलकुलेशन, इतना आसान नहीं है. बट स्टिल आई वांट यू टू गिव इट अ ट्राई. देखो अगर तुम बना पाते हो तो. स्टार्ट. This pi is called my elevation angle and this is what you have to find in terms of theta. अरे बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. You can do it. क्या हुआ किसी से? हेलो, क्या करना है? राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले tan phi तो लिखो. ये लो tan phi लिख दिया हमने. क्या tan phi इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस? यस. ये क्या है, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर? ये हाइट कितनी है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बोलो. In a projectile motion, what do you call this? Maximum height. इतना सोच क्या रहे हो? और ये क्या है, बेस. बेस इसको कितना कितना होता है ये? क्या ये रेंज अपॉन 2 होता है? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक रेंज होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दो ना फिर h अपॉन r अपॉन 2. अब h का वैल्यू तुम्हें मालूम है थीटा के टर्म्स में कितना होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइडेड बाय रेंज अपॉन 2. अब रेंज का फॉर्मूला भी तुम्हें मालूम है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g.
लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है तो 2g। ये लो, खत्म कहानी। एक एक साइन थीटा काटो, जो कटता है कैंसिल करो, तो फाइनली तुमको tan phi आने वाला है यहाँ से। जल्दी बोलो कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ। tan theta by 2. बहुत बढ़िया। आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट इन फ्यूचर। हर बार अब इसको निकालने नहीं बैठेंगे, है ना। tan थीटा अपॉन 2, tan थीटा अपॉन 2 चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, आंसर यही है ना। हाँ यही, tan थीटा अपॉन 2। ध्यान रखना टोटल डिवाइडेड बाय 2 है, थीटा बाय 2 मत कर देना। दिस इज द रिजल्ट। तो फाइनली यू गॉट द आंसर। सो तुम्हें फाई निकालना था, थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री है थीटा इस क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन थीटा वाज गिवन टू बी 45 डिग्री। सो 1 बाय पर tan 45 की वैल्यू 1 होगी, तो आंसर कितना होगा 1 बाय 2। मतलब योर आंसर इज फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 2, जो कि एक ऑप्शन है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? एलिवेशन एंगल समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कभी कभी तुम्हें यूज आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं किसी किसी बुक में, किसी बुक में ऐसा भी लिखते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन ही है नीट का, बट मैं कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ। 45 माइनस थीटा इज अ प्रोजेक्शन एंगल एंड 45 प्लस थीटा इज अ प्रोजेक्शन एंगल। तो ये बोलते हैं कि इन दोनों में रेंज सेम होता है ना। तो रेंज इज सेम पूछा गया है नीट में, ये 2007 में। तो घबराना मत, जो मैंने बताया है वही है। तुम कोई भी एंगल ले लो थीटा, मान लो एग्जाम्पल ले लिया करो ऐसे सिचुएशंस में, थीटा को 30 डिग्री मान लो, तो 45 माइनस 30 पहला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 15 डिग्री। 15, दूसरा 45 प्लस 30 कितना होगा? 75. क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? Yes, sir. तो बिल्कुल इनका रेंज सेम होगा। तो घबराना मत, किसी किसी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि फॉर एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा द रेंज रिमेन्स सेम। इट्स द सेम थिंग, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर लो, तो 45 प्लस 45 इज 90 माइनस थीटा एंड प्लस थीटा इज 0. So when you add this two, you are going to get 90 degree. That proves that these two are complementary angles. तो यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख दे रहा हूँ, you will find it in many different books. डीसी पांडे वगैरह में ऐसे लिखते हैं वो, कोई बात नहीं, चलो सर ठीक है। सर हाँ बोलो। सर 5 मिनट्स पहले का एक बार रिपीट कर दीजिएगा, मेरा कनेक्शन चला गया था। तुम कौन हो? मैं स्वाति। अच्छा ठीक है, 5 मिनट्स पहले बताओ कहाँ से, किस पॉइंट से? किस पॉइंट से स्वाति? क्या ये क्वेश्चन था या इससे पहले से? हेलो, सर जब हम सॉल्व कर रहे थे। इसी क्वेश्चन को ना? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो तो पहले तो तुम्हें किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। देखो, सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज माय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। नाउ किस पॉइंट पे निकालना है? एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे बनाया एक डॉट, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये जो भी एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ एलिवेशन। याद करो क्लास 8 में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? So this is what we call angle of elevation. I want to find phi in terms of theta. Theta is angle of projection. Don't get confused. तो बस सिंपल सा है, you can see this triangle. तो इस triangle में tan phi equal to perpendicular upon base. Now this perpendicular is maximum height and base is how much? ये इतना सा क्या है? Range upon 2, right? क्योंकि total यस कितना रेंज है। सो दैट्स इट, मैंने लिख दिया यहाँ पे tan phi इक्वल टू h अपॉन रेंज बाय 2। h का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला भी मालूम है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। नाउ सबको कैंसिल कर दो, दिस इज द फाइनल रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। इन द क्वेश्चन यू आर गिवन थीटा इक्वल टू 45, तो आप यहाँ पे थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, tan 45 इज 1, तो 1/2 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर।
ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने यही बोला कि 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। इन दोनों के लिए भी रेंज सेम होता है, बिकॉज ये कुछ और नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है। इन दोनों को ऐड करोगे तो थीटा एंड माइनस थीटा विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट 90 डिग्री। तो याद रखना इसको भी कि फॉर दीज टू आल्सो रेंज इज सेम बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ एंगल्स। नाउ और कुछ करा सकता हूँ क्या तुम्हें अच्छा क्वेश्चन? लेट मी थिंक। और तो कुछ खास है नहीं, चलो आगे कराऊंगा, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू विद द सर्कुलर मोशन। तो ये प्रॉब्लम्स हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने। लास्ट आई टोल्ड यू व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कहाँ गया? हियर इट इज, दिस इज व्हाट वी कॉल थीटा एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो, पूरी चीजें सेम है स्टूडेंट्स एकदम। जिसको अगर लीनियर मोशन समझ में आ गया ना, स्ट्रेट लाइन मोशन जो तुम्हें आता है, अगर तुम्हें लीनियर डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मालूम होगा। लीनियर वेलोसिटी मालूम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी मालूम होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की चीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास, मैं एक तुम्हें कंपैरिजन पढ़ाऊंगा इन दोनों के बीच, कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन। तो दिस विल हेल्प यू टू रिलेट द थिंग्स। रटना नहीं है इन फॉर्मूलेस को। देखो, कुछ चीजें होती है जिसका हम कंपैरिजन करते हैं, देखना कैसे करते हैं। पहला चीज था हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस से डिनोट करते थे, वो अब बन जाएगा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगली चीज थी लीनियर वेलोसिटी, जिसे हम वी से डिनोट करते थे। वेक्टर लगा सकते हो आप, चाहो तो लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी, बहुत स्पेस कम है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी बनेगा हमारा ओमेगा। उसके बाद लीनियर एक्सीलरेशन ए होता था, ये बनेगा अब एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। टाइम रिमेन सेम, टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम का कुछ नहीं किया जा सकता है। और कुछ बच रहा है बताओ? बच रहा है, सुनो। What was the relation between linear velocity and displacement? जल्दी बताओ। v equal to ds upon dt था ना ये? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन होगा? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सिमिलरली वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन था स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, सिमिलरली अल्फा ओमेगा में क्या रिलेशन होगा? अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। रटना वटना कुछ नहीं है, बस चीजें समझते चलो। तुम्हें अगर ये याद है, तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम्हें ये याद है तो तुम्हें ये भी याद है। दिस इज हाउ आई टीच रोटेशन। पूरा रोटेशन में तुम्हें लगेगा कि पीछे की चीजें ही पढ़ रहे हो, और वैसे ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। याद है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो बस जल्दी बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं? Alpha is equal to d Alpha omega equals to by d थीटा theta. डी ओमेगा बाई और डी है ना, डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो however this formula is not that important, but of course this is very important. बट अगर कभी यूज करने आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम कर सकते हैं। हालांकि कभी नहीं आएगा इसका यूज। इन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें। अभी क्या होता है अल्फा, क्या होता है ओमेगा, उस पे मत जाओ, वो सब समझेंगे, पूरा रोटेशन चैप्टर बचा है उसके लिए। अभी मैं तुम्हें बेसिक्स बताऊंगा कि हाउ टू यूज दिस एंड हाउ टू सॉल्व इट। अभी अल्फा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे, थोड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो उसको हम देखते हैं अल्फा क्या है, ध्यान से समझेंगे। अभी अल्फा है स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एक्सीलरेशन जो सर्कुलर मोशन में होता है। बहुत बढ़िया, तो समझना ध्यान से, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होगा तुम्हारे लिए। ध्यान से समझोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। सुनो ध्यान से, व्हेन आई से अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, तो अब एंगुलर एक्सीलरेशन के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एकदम ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बता रहा हूँ। एंगुलर एक्सीलरेशन के खुद में दो पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हमेशा रेडियस या सेंटर की तरफ होता है। दूसरा पार्ट होता है स्टूडेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं बताऊंगा ये दोनों क्या है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा, आराम से इसको समझेंगे ये दोनों हैं क्या, उसको देखेंगे और भी चीजें समझेंगे। बट तुम सबसे पहले ये समझो कि व्हेन आई टॉक अबाउट 1 सेकेंड वेट, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि भाई ठीक है, हमने लीनियर वेलोसिटी अलग से पढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी अलग से पढ़ी, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? कोई बताएगा मुझे? Yes, sir. क्या है बताओ? V is equal to V R is omega. बहुत अच्छा, V is equal to R ओमेगा, सबको पता है ना? यस सर। अभी अगर Yes, sir. 11th में होते तुम लोग से भी डिराइव कर देता, बट आई होप ये सबको पता है, राइट? नहीं भी पता है तो तुम इतना याद रखोगे तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें इसकी डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, dv बाई डी टी इक्वल टू रेडियस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, एंड डी ओमेगा बाई डी टी। तो बताओ dv बाई डी टी क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड? लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल आर टाइम्स अल्फा एक्सेलरेशन, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? तो फिर से याद रखने की कोई बात नहीं है, ये रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एज सिंपल एज दैट। तो इतनी चीजें, ये जो इस पेज में मैंने जो जो लिखा है ना, इसको हमेशा याद रखना, रोटेशन में बहुत काम आने वाले हैं ये। तुम्हें वहां पे ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, आई विल एक्सपेक्ट कि तुम्हें ये सारी चीजें आती है, ठीक है? तो इनका ध्यान रखना। अब सुनो, अब आगे क्या है बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, घूम रहा है सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इस तरह से इट इज रोटेटिंग। दो चीजें हो सकती है स्टूडेंट यहाँ पे। अब ये रोटेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक ये कंडीशन हो सकता है कि ये पहले रोटेशन में अगर इसको 10 सेकेंड लगे तो दूसरे रोटेशन में भी इसको 10 सेकेंड ही लगेंगे, तीसरे रोटेशन में भी इसको 10 सेकेंड लगेंगे, हर रोटेशन में इक्वल टाइम इंटरवल लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे मोशन में पार्टिकल का स्पीड ऑफ रोटेशन इज कांस्टेंट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। Uniform circular motion is a type of circular motion in which the particle takes equal time interval to complete one rotation, है ना, every rotation। मतलब ये तुम सोचो, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है ना कि अभी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, काफी तेज होने लगा, बहुत तेज होने लगा, यस और नो? हो सकता है कि नहीं? यस Yes, sir. सिचुएशन में पहले सर्कल में जितना टाइम लगेगा अगले सर्कल में उससे कम टाइम लगेगा। ऐसे वाले को हम बोलेंगे एक्सिलरेटेड सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, करेक्ट? दूसरा ये हो सकता है, पहला 10 सेकंड में लगा, अगला स्लो होता जा रहा है पार्टिकल, अगला सर्कल में 20 सेकंड, अगले सर्कल में 40 सेकंड, हो सकता है ना? तो हम उसको बोलेंगे डेसिलरेटेड या रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। वो सब हमारे काम का नहीं है, बस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स, ठीक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज व्हाट इज इन योर सिलेबस 99% ऑफ द टाइम्स, ठीक है? इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ पे या तो यहाँ पे आएगा, या वर्क पर एनर्जी में आएगा, या रोटेशन में आएगा, बट आएगा जरूर। तो व्हेन आई टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टेल मी, इज माय स्टेटमेंट करेक्ट? वेलोसिटी ट्रू फॉल्स बताना है तुम्हें। वेलोसिटी of the particle is constant, true or false? False. True or false? क्यों false? Sir, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। ये अभी यहाँ पे मैंने बताया था, किसी भी पॉइंट पे, एक कर्व पे, ग्राफ पे, अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो वहां पे टेंजेंट बनाते हैं।
ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा पार्टिकल, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ये, थोड़ी देर बाद यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ये, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है. एंड व्हेन यू आर सेइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, राइट? तो व्हेन यू से अ वेक्टर क्वांटिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये असर्शन रीजन में पूछा गया था एम्स में. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड इज कांस्टेंट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई Yes, डायरेक्शन sir. तो हर वक्त चेंज हो रहा है, बट स्पीड वो चीज है जो कांस्टेंट है. स्पीड का दूसरा नाम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही तो स्पीड बोलते हैं. यस और नो, है ना? Yes, तो ये sir. बात Yes, पहले sir. क्वेश्चन हमें मिल गया कि पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम यूसीएम बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब दूसरी बात, यहीं से हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स. जब भी एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो इसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन पॉसिबल होते हैं. एक एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा. अब तुम्हें कुछ याद आएगा, ऐसा कुछ तुम पढ़ चुके हो, याद करो. लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें, या फिर लास्ट क्लास में ही मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो मैं Acceleration. यहाँ पे केस 2 पर आया था तुम्हें कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना हो, 90 degree. 9, तो उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं कर सकता ये एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन बस उसे सर्कल में घुमा सकता है, राइट? क्या इस Yes, सिचुएशन sir. में भी हो रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So this acceleration which we call as centripetal acceleration, नाम ही है सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर की तरफ पॉइंट करने वाला. ये रेस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए. ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो. इफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 0, सर्कुलर मोशन इज इम्पॉसिबल. अब सवाल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वो पढ़ेंगे डायनेमिक्स में, क्योंकि इसके लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना होगा, और उसके लिए हमें फोर्स पढ़ना होगा, उसके लिए हमें न्यूटन्स लॉ पढ़ने होंगे. तो वो अभी हम नहीं जाएंगे. अभी हम सिर्फ एक्सेलरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. कैसा भी मोशन हो, अगर वो सर्कल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी अ नॉन जीरो वैल्यू. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ करेगा, मतलब जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंट होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी भी सेंटर की तरफ होगा. ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब चलो, बहुत बढ़िया बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो मैंने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो बहुत बढ़िया. चलो, अब सवाल है कि अब दूसरे टाइप के एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं. जैसे मैं बताता हूँ क्या. एक बात तो तुम्हें समझ में आया ना कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी पार्टिकल के स्पीड को चेंज क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Important note: AC can never change the speed of the particle. The speed of the particle. अगर तुम्हें इस पार्टिकल का, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो कोई बात नहीं है, इसमें एक ही टाइप का एक्सेलरेशन होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बट सोचो एक सिचुएशन जो मैंने पहले बताया था, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज होते जा रही है टाइम के साथ. क्या पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होना मतलब, याद करो लास्ट क्लास केस 1, when velocity and acceleration are parallel to each other, then the body accelerates. क्या याद है? Yes, sir. याद है ना? इसका मतलब अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी तो टेंजेंशियल है, और तुमने उल्टा सोचो, मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, नॉट वेलोसिटी. तो तुम तो यही बोलोगे ना, इसका मतलब सर इस वेलोसिटी के पैरेलल एक्सीलरेशन भी है इस सिचुएशन में. यस और नो? Yes, sir. क्या वेलोसिटी इज टेंजेंशियल Yes, एट ऑल sir. द पॉइंट? Yes, sir. तो क्या अगर इस बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी टेंजेंशियल होगा? यस और नो? Yes, Yes, sir. तभी तो पैरेलल होंगे दोनों, दो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. तो क्या इस एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होगा, मतलब ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, बिकॉज़ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल.
right? And that component of acceleration is responsible, फिर से बोल रहा हूँ, tangential acceleration is responsible to change the speed of the particle. However, it can never change the direction of the particle. पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए डायरेक्शन बदलना जरूरी है. डायरेक्शन को कौन बदलता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. और स्पीड को कौन बदलता है? टेंजेंशियल. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो तुम मुझे ये बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी होनी चाहिए? 0. कितनी होनी चाहिए सोच के बताओ. पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? 0. बाकी लोग सोच के बताओ. मैंने स्टार्ट में ही क्या डेफिनेशन दिया है? 0. यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट रहेगा मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हुआ तो वो दो तरह से हो सकता है. यहाँ देखो, वेलोसिटीज लाइक दिस, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विल डेफिनेटली बी टेंजेंट एट दिस पॉइंट. तो टेंजेंट बनाने के दो तरीके हैं, एक तो इधर बनाओ या फिर उल्टा बनाओ. दोनों टेंजेंट है ना. जब ये बनेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और जब उल्टा बनाओगे तो स्पीड घटेगी. लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकता. बट हम पढ़ रहे हैं यूसीएम जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है. मतलब सीधा सा कंक्लूजन 100 बातों की एक बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहचान ही इसी बात से होती है कि उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा कितना होगा? 0. 0. क्या दिमाग में सेट हो गया ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें बताया. आज तक जितनी चीजें तुम्हें पढ़ाई है ना, पहले टॉपिक से लेके, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज तुम पढ़ रहे हो ये टॉपिक. बहुत यूज है इसका, बहुत ज्यादा. अगर किसी को भी नहीं समझ में आया, टेल मी, आई विल रिपीट इट, या फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुम उसको एक बार जरूर देखना ठीक से. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके. अब मैं पूछ रहा हूँ सबसे, सब बताएंगे मुझे. इधर देखना ही नहीं है, इसको बदलो, हटाओ इसको. हाँ, अब बोलो सब कि भाई एक सर्कुलर मोशन में कितने तरह के एक्सीलरेशन पॉसिबल है? 1. एक. कौन सा? सेंट्रीपिटल. मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर 2. मोशन में यूनिफॉर्म दो. सर्कुलर. 2. 2. कौन कौन सा? सेंट्रीपिटल और Tangential. सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल. बहुत अच्छा. तो भाई क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी 0 हो सकता है किसी टाइप के सर्कुलर मोशन? नो सर. नहीं हो सकता. अगर वो 0 हो गया तो सर्कुलर मोशन ही नहीं रहेगा. क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो सकता है? Yes. Yes, sir. ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म Uniform सर्कुलर. motion. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या चेंज करता है, स्पीड या डायरेक्शन? डायरेक्शन. Direction. उल्टा क्यों आया? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या चेंज करता है, स्पीड या डायरेक्शन? डायरेक्शन. Direction. इट कैन नेवर चेंज द स्पीड, राइट? यस. बिल्कुल नहीं कर सकता है. वो परपेंडिकुलर लगता है. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. इट कैन नेवर चेंज द स्पीड. अच्छा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या चेंज करता है? स्पीड. इट कैन नेवर चेंज डायरेक्शन. Direction. बहुत अच्छे. अब बताओ कि और क्या है कि मुझे, हाँ अच्छा, मान लो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 नहीं है, नॉन जीरो, तो क्या क्या हो सकता है? या तो वो पैरेलल होगा वेलोसिटी के, या फिर Anti-parallel. अगर पैरेलल हुआ तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन की स्पीड घटेगी, बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी? बढ़ेगी. बहुत अच्छा. और अगर एंटी पैरेलल हुआ तो कम होगी. कम हो. बहुत बढ़िया. और अगर 0 हुआ तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन Uniform circular motion. स्पीड कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. क्या सबको क्लियर है सारी बातें? बहुत अच्छे से समझ. Yes, sir. अभी कुछ मत सोचो कि फार्मूला कहाँ है, v²/r, वो सब तो बच्चों का खेल है. जिसको ये चीज समझ में आ गया ना कि ये है क्या, उसका काम खत्म है. वो सारे क्वेश्चन तो मैं 5 मिनट में बनवा दूंगा तुम्हें, उसकी टेंशन मत लो. अभी इसको रिकैप एक बार करते हैं फिर से, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बार फिर से लिखूंगा, ऑल्दो यू हैव आंसर्ड इट. कुछ नई चीज. इसका मतलब तो ये होता है कि अगर एक सर्कुलर मोशन है तो बना लेते हैं एक सर्कल. अभी तुम लोग देखो, तुम लोग ऐसे सोचोगे कि इसका मतलब अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है,
तो भाई इस पॉइंट पे अगर मुझसे पूछा जाए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज टेंजेंट। तो इसको क्यों बनाया, इसको हटा दे। अरे यार पूरा मिट गया। रुको, बनी इज बार्किंग, आवाज आ रही है? Yes, sir. ये उसे आज नहाया गया है ना, नहाने के बाद बहुत गुस्सा होता है वो, नहाने की मन नहीं करता उसे, इसीलिए गुस्सा हो रहा है। अभी 1-2 घंटे गुस्सा आएगा, मुझे आएगा अभी काटने के लिए क्लास के बाद। उसे कुछ भी होता है उसे लगता है मैंने ही किया है, मतलब मेरे ही कारण वो नहाया है। थोड़ी देर मुझे गुस्सा होगा, मुझ पे उंगली उंगली चबाएगा, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा। चलो, तो अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तुमने बोला, अभी अभी तुमने बोला कि वो टेंजेंट होगा सर, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, डजंट मैटर, लेकिन होगा तो टेंजेंट। और क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है? Yes, ये तो sir. नाम है, Yes, sir. या फिर रेडियल नाम है, ठीक। कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर? Yes, sir. Yes, sir. क्या एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज है? बिल्कुल है। अरे है ना? तो क्या इसका मतलब अगर मुझसे नेट एक्सीलरेशन पूछा जाए, जो कि 99% टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो नेट एक्सीलरेशन इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा? Yes, sir. तो क्या मैं लिख दूं नेट एक्सीलरेशन इक्वल टू, जल्दी बोलो, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हो? √80 square plus बहुत अच्छे, √80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जिसपे नीट, एम्स, जेई कोई भी एग्जाम उठा लो, ओलंपियाड, 99% क्वेश्चन आते हैं ना, यही वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब तुम्हें मैं दो और फॉर्मूले देता हूँ, सिंपल सिंपल। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सबको याद होगा, आई थिंक, ये v²/r, याद है क्या? सुना तो था ना पहले कभी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ये sir. v क्या है? व्हाट इज v? Linear velocity. बहुत सही, लीनियर वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऑल्दो एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं मानता हूँ, बट तुम्हें तो मालूम ही है ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो पहले से मालूम है, हमेशा सेंटर की तरफ, करेक्ट? हमेशा Yes, सेंटर। sir. और ये v क्या है? स्पीड है, तो स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से तुम्हें इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। डायरेक्शन की बात ही मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। so this formula is always going to give you the magnitude of centripetal acceleration। मैग्नीट्यूड, ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिंपल सा, ट्रू फॉल्स, कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जहाँ ये कभी ना कभी किसी फॉर्म में ना पूछा गया हो। तुम ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू और फॉल्स सोच के बताना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, मैं बोल रहा हूँ एक्सीलरेटेड मोशन। False. 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 क्या बात कर रहे हो? फॉल्स? पक्की बात? हाँ Yes. सर। Speed constant रहता है. हाँ बहुत अच्छे। चलो, तो सबने बोला फॉल्स, कोई ऐसा जो ट्रू, एक किसी ने स्टार्ट में ट्रू बोला था, लेकिन मैं इसका कंफ्यूजन दूर कर दूं, कौन था वो? आयुषी। अभी भी कंफ्यूजन है क्या आयुषी, या समझ गई? तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन सही है, आयुषी इज करेक्ट, बाकी लोग गलत हैं। इट्स ट्रू, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। स्टूडेंट सुनो ध्यान से, मैं मानता हूँ स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पीछे आ जाते हैं, कहाँ गया ये रहा। मैं मानता हूँ स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? कि किसी फॉर्म का एक्सीलरेशन होना चाहिए, यस और नो? सुनो मेरी बात, acceleration in a circular motion is net acceleration, what I am talking about. It has two components, AT and AC. When I talk about uniform circular motion,
तो तुम बोलोगे कि भाई एटी जीरो होता है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी जीरो होता है, लेकिन क्या एसी भी जीरो होता है? जल्दी बोलो। नो सर। एसी तो होता है ना। मैंने क्या बोला, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। एटी इज जीरो बट एसी इज नॉट जीरो। अगर एसी जीरो नहीं है तो नेट एक्सीलरेशन जीरो कैसे हो सकता है? दिस विल बिकम जीरो, नेट एक्सीलरेशन विल बी सिंपली इक्वल टू एसी। मैंने तुमसे पूछा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड पूछा था, मतलब क्या उसका कोई भी कंपोनेंट होता है एक्सीलरेशन का? तुमने बस ये सोच के फॉल्स बोल दिया कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है। इसीलिए मैंने रिपीटेडली बोला था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नॉन जीरो है तो मुझे बताओ क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है? यूसीएम एक्सीलरेटेड। बाकी लोग नहीं समझ में आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। मैंने क्या बोला, तुमसे पूछा कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है अल्टीमेटली या नहीं है? तुमने बोला नहीं है। तुमने नहीं इसलिए बोला क्योंकि वहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होता है? जीरो। ये तुम्हारे दिमाग में था, स्पीड कांस्टेंट होती है। बट स्पीड से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। इज वेलोसिटी कांस्टेंट? टेल मी। अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला था कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तुमने बोला था ना? यस और नो? तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है? बिकॉज एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इजंट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया कि नेट एक्सीलरेशन जीरो नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सिर्फ टेंजेंशियल जीरो है, लेकिन सेंट्रीपिटल है। तो यू कैन नॉट से दैट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इज अ non-accelerated motion. Uniform circular motion is also an accelerated motion. However, it has zero tangential acceleration component, but still it has centripetal acceleration. Is that clear to everyone? क्या इसमें किसी को कोई Yes, sir. कंफ्यूजन? जल्दी बोलो, आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है किसी को? Sir. नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आई वुड हाईली रिकमेंड, नहीं भी है तो लास्ट 15 मिनट्स जो मैंने यूसीएम पढ़ाया है तुम्हें, कहाँ गया यूसीएम, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, इसको एक बार फिर से देख लेना। स्टार्टिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग छोड़ दो, लास्ट 15 मिनट्स जरूर देख लेना। आई विल अपलोड इट टुडे इटसेल्फ। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टेंजेंशियल को अलग से कैसे निकालते हैं, सेंट्रीपिटल को अलग से कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जितने न्यूमेरिकल आए इस पे हम नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। हाँ ठीक है? हाँ सर, अगर स्टेटमेंट आए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन और नॉट, तो हम क्या देंगे? इज एन एक्सीलरेटेड सर्कुलर, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे वो, है ना? वो पूछेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन और नॉट, दैट्स इट। अगर वो पूछते हैं एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन तो फिर फॉल्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि उसकी स्पीड तो नहीं बढ़ रही है ना। अगर उसने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन बोल दिया क्वेश्चन में, मतलब उसने सेंट्रीपिटल मान के बैठा है वो पहले से ही, करेक्ट? यस तो उस केस में गलत हो जाएगा, है ना? तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख दे रहा हूँ, व्हाट वाज माय फाइनल स्टेटमेंट। एवरीवन शुड बी एबल टू एनालाइज इट। नोट यूसीएम, जल्दी बोलो, सभी बोलेंगे। यूसीएम इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। बहुत अच्छे, ट्रू। रीजन क्या है इसका? सेंट्रीपिटल Centripetal एक्सीलरेशन नॉट acceleration. जीरो, टेंजेंशियल इज जीरो, बट टेंजेंशियल जीरो होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि टोटल जीरो हो जाएगा। टोटल तो ये है, and it depends on both the factors, so you cannot say that. ठीक है? That's it for today student. This was one of the most important classes covered by me up to now. तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अगर तुम्हें ये क्लास अच्छे से याद रहा, आई गारंटी यू कि तुम रोटेशन के सारे 99% क्वेश्चन सही करके आओगे नहीं। ठीक है? चलो, ओके। किसी को कुछ पूछना है? Anyone has got anything to ask? नो सर। We are still reading kinematics. इस सर्कुलर मोशन के बाद हम रिलेटिव मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, रिवर वाटर प्रॉब्लम, फलाना वलाना। उसके बाद हम खत्म करेंगे टॉपिक को। तो अकॉर्डिंगली तुम बनाते जाओ, यू कीप ऑन सॉल्विंग योर मॉड्यूल्स, ठीक है?
सर्कुलर Yes, sir. बनाना अभी up to projectile बनाना. Next class you can, after next class you can do complete circular motion. Then later on we'll start dynamics, work power energy and so on. So speed धीरे धीरे बढ़ती आती है मेरी क्लास की, इसलिए मेरा सिलेबस हमेशा टाइम पे खत्म होता है. तो स्टार्ट में मैं स्लो पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, बट यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम. चलो ओके, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन. बाय स्टूडेंट्स. Bye, sir. Bye, sir.